हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी को ये हमारा जो करंट अफेयर की सीरीज अभी स्टार्ट की है, परीक्षा मंथन है ये। और ये हम ये उल्टी सीरीज़ लेके चल रहे हैं। पहले हम सितंबर की कराएंगे, फिर उसके बाद अगस्त की कराएंगे। इसके साथ ही अगर जिन लोगों का बीईओ का रिज़ल्ट आ चुका है वो हमारी इसमें से अपनी पीडीएफ में से देख सकते हैं। जिन लोगों का भी रिज़ल्ट है, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, ये पूरी की पूरी हमने रोल नंबर सहित सबकी पीडीएफ उसमें दी हुई है। आप उसमें से अपनी देख सकते हैं। साथ में ही हमारी ये सीटेट की भी तैयारी चली हुई है। इसमें एनसीईआरटी क्लास 5 की हमने स्टार्ट कर रखी है, वो भी हम बीच बीच में आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन इसके साथ आप लोग करंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों की 11 तारीख का जिसका भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये परीक्षा मंथन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा अगर आप इसमें से पढ़ेंगे भी। इससे पहले हम अपना नया चैप्टर इसमें से स्टार्ट करें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन उसका अगर एक बार 5 मिनट के लिए अगर रिवीजन भी हो जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा। इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले हमने क्या करा था कि प्रधानमंत्री ने जब भी कुछ घोषित की थी, अपनी 3 योजनाएं भी सबसे ज़्यादा बल दिया है 4 पे। एक राष्ट्रीय डिजिटल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉयन, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रेड। ये सब हमने पूरे डिटेल के साथ उस दिन बताया था पहली वाली में। इसमें यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन सा हो जाएगा आप लोगों का, ताकि आप लोग नया चैप्टर करें तो पुराना मत भूलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिशन था, ये मिशन कर्मयोगी था। यहाँ पे सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पे जो सिविल सेवकों को पद की आवश्यकताओं के अनुसार उनके आवंटन की क्षमता के साथ ही उनको जोड़ा जाएगा। उनको ऑफलाइन सिखाने के साथ साथ ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा। उसके साथ फिर हमने ये आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर ने अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जम्मू कश्मीर ने अभी हिंदी समेत 5 राजभाषाओं को दर्जा दिए गए हैं। इसमें 5 है, हिंदी है, इंग्लिश है। हमने बताया था कि पहले हिंदी कर लो, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद उर्दू, फिर कश्मीरी और डोगरी। इससे आप लोगों को याद भी रहेगा कि 2 तो हिंदी इंग्लिश है, उसके बाद उर्दू, ये तीनों, और कश्मीरी और डोगरी। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डोगरी कहाँ की राजभाषा है, तो ये पता होना चाहिए कश्मीर की राजभाषा है। कश्मीर और ये लद्दाख, ये 2 ही क्षेत्र बने हैं अभी, इनका पता होना चाहिए आप लोगों को। पहले 9 थे यूनियन टेरिटरी, उसके बाद अभी कितने हो चुके हैं, एक और शामिल कर दिया गया, दादर नगर हवेली, दमन व दीव को, दोनों को शामिल कर दिया गया। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स अभी तक भी वही तीनों को अलग अलग ही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही है। उसके बाद फिर हमने सर्जन के बारे में बताया था कि अपने बाहर से चीज़ों को, यानी कि अपनी जो आईटी है, सार्वजनिक क्षेत्र है, बाहर से आयात करने के बजाय अपनी तकनीकों को खुद अपने देश में, यानी कि यहाँ पे स्वदेशी पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। और ये गोवा शिपयार्ड और इसकी आईटी कंपनी, यानी कि इन पर ज़्यादा दिया जाएगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे पहले भी पूछा हुआ है। ये पता होना चाहिए कि 2020 में अभी तक इंदौर, चौथे साल में भी क्या हुआ, चौथी बार जो अभी हुआ है, इसमें भी इंदौर ही सबसे पहला है। इंदौर का भी पता होना चाहिए, एमपी में है, ये सबसे स्वच्छ शहर में यहाँ से घोषित किया गया। अब यहाँ पे ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि इंदौर तीसरी बार में आया, चौथी बार में आया। इससे पहले आप सारे वीडियो वाली ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप लोगों के ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन था, सूरत, और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। और सबसे गंदा स्थान पे, यानी कि जो स्वच्छ शहर है, उनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो झारखंड का झरिया था उत्तर प्रदेश के लिए, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं हर एग्ज़ाम में। ये भी पता होना चाहिए कि 10 लाख से कम पे कौन है, पटना है, 10 लाख से इस पे कौन है। अगर 10 लाख से ज़्यादा पे पूछ रहा है तो यहाँ पे पटना होगा, और अगर 10 लाख से कम पे पूछ रहा है, छोटे शहर पूछ रहा है, तो भी गया और बिहार का होगा। और इसके साथ ये नेक्स्ट था हमारा, भारत ने भी इसका सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित कर लिया है। अगर वर्ल्ड की बात करेगा तो भारत ने सबसे बड़ा सोलर ट्री किया है। उसके बाद फिर हमने लास्ट करवाना है एनपी से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मैंने बताया कि अभी जो भी टीचर एजुकेशन के पेपर हो गए, जिन लोगों का बीईओ का है, उसमें एजुकेशन के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो एनपी है वो किसने की थी, कस्तूरी रंजन ने की थी, ये कौन थे, इसरो के अध्यक्ष थे। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि पहली एनपी कब थी, 1968 थी, फिर 1986 में बनी, फिर उसके बाद 2020 में बनी। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरा पूछा जाता है कि 34 साल के बाद बनी, 35 साल के बाद आई, या फिर कितने साल के बाद आई। इससे पहले कब थी, 68 की जगह 64 कर सकता है, 86 की जगह 89 भी कर सकता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, 68 और 86, ये दोनों उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ पता होना चाहिए कि एनपी में अब तक हम सिर्फ 10+2 पढ़े थे, अब हम 5, 3+3+4 पढ़ेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए ये सिर्फ 10+2 तक ही है, आगे का कोर्स बाद में है। आगे के लिए भी बोला गया है कि 4 साल के लिए होगी, किसी के लिए 2 साल के लिए होगी। और इसमें एमफिल वाला जो प्रोजेक्ट होगा, जो भी कार्य होगा,
कार्यक्रम उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा एनपीई के द्वारा। उसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 10+2 तक ये स्कोर है 5 3 + 3 + 4। यहाँ पे ये सीरीज पूछ सकता है आप लोगों से जो भी एजुकेशन वाला पेपर होगा। आज हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोगों को आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या होता है। ये होता है कि जो वैश्विक महामारी अभी यहाँ पे चली हुई थी कोविड-19 की, इसके बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 5 स्तंभ को तैयार किया है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, लेकिन 5 स्तंभ के बारे में पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर के सबसे 5 स्तंभ कौन थे। एक था अर्थव्यवस्था, उसके बाद कौन था अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और गतिशील जनसांख्यिकी और मांग। ये पाँचों का पता होना चाहिए कि 5 स्तंभ इन लोगों में रखे गए थे। उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि बोडो समझौता है। इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों से शायद नहीं पूछे, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि बोडो कहाँ से है या बोडो समूह के बारे में कहाँ है। तो ये क्या है, असम। इससे पहले ये पूछा जा चुका है कि बोडो का संबंध या फिर बोडो समूह कहाँ से है, किस स्टेट से है, तो वो असम से संबंधित है। उसके साथ ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसके समग्र सूचकांक में अग्रणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 और 3 स्टेट देकर पूछा गया था राज्य कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि 2019 का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स दिया गया, और ये कौन सा था। अगर स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, ये पूछा जाएगा 2019 में पहला संस्करण था, दूसरा था, तीसरा था। तो ये पता होना चाहिए कि ये पहला नहीं था, ये दूसरा था। अब इसमें ये भी पता होना चाहिए कि रैंकिंग में क्या है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। 2018 में पहला था, 2019 में सेकंड था। हमें पता होना चाहिए कि 2018 का ये पूछे या ना पूछे, लेकिन यूपी वाले ज़रूर पूछते हैं इस चीज़ को, 2018 के भी पूछते हैं। तो ये पता होना, पहले तो आप लोग ये देखो कि 2019 में कौन है, केरल। यहाँ पे भी पता होना चाहिए पहले स्थान पे कौन है, केरल, जिसको पहली रैंकिंग दी गई थी, केरल और हिमाचल प्रदेश को। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2019 में पहली रैंकिंग केरल को दी गई, लेकिन दूसरी रैंकिंग यहाँ पे दी गई किसको, हिमाचल प्रदेश को। लेकिन 2018 में पहली और दूसरे स्थान पे जो यहाँ पे है वो पहले स्थान पर थे। उसके बाद तीसरे वाले रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। अब आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से पहले 3 रैंकिंग में कौन सा स्टेट या कौन सा राज्य नहीं है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि पहले में केरल है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु एवं तेलंगाना। इसमें दूसरी स्टेटमेंट अगर आप लोग से बनवाना चाहेगा, ये भी पूछ सकता है कि 2019 में तीसरी रैंकिंग हासिल करने वाला कौन सा स्टेट इनमें से है या फिर नहीं है। नहीं है में पूछ सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि स्टेट तो एक ही तीसरी रैंकिंग पे हुआ, लेकिन तीसरी रैंकिंग पे यहाँ पे 3 स्टेट दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसे याद रखना, इस ट्रिक से भी याद रखना, क्योंकि ये तीनों ही साउथ के हैं और ये तीनों ही कहाँ पड़ते हैं, पूर्वी भारत की तरफ पड़ते हैं। तो ये पता होना चाहिए आप लोग, जिससे आप लोगों का ज़्यादा याद रहेगा। अब यहाँ पे पहली रैंकिंग केरल की है, दूसरी रैंकिंग किसकी है, हिमाचल प्रदेश की, और तीसरी रैंकिंग पे आंध्र प्रदेश, इसी के पास तेलंगाना पड़ता है, और इसके नीचे यहाँ पे क्या पड़ता है, सबसे लास्ट में तमिलनाडु। अब उत्तर प्रदेश की भी यहाँ से पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की क्या है। यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश 2018 की तुलना में बेहतर प्रगति की है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने या फिर कौन सी स्टेट ने 2018 की तुलना में बेहतर प्रगति की है, यानी कि जितना उसे करना चाहिए था उससे अच्छा उसने परफॉर्मेंस दी है। तो वो कौन सा है, यूपी है हमारा, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसने 2018 में 40 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन 2019 में इसमें 63 अंक प्राप्त किए हैं। ये भी इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार देश के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन से है। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर रैंकिंग पूछी जाएगी। रैंकिंग अलग अलग आती है, एक यूएस रैंकिंग आती है, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर आती है, एक टेक्नोलॉजी के आधार पर आती है। तो अलग अलग रैंकिंग्स आती है। तो ये पता होना चाहिए कि रैंकिंग कौन सी है। यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जारी की है। 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय विवि है यहाँ पे। अभी पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन है। सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आप लोग उसे ज़रूरी नहीं कि उसका नाम ही पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, वाराणसी में है, कोयम्बटूर में है। तो पता होना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की कहाँ है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है।
तीसरी है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो वाराणसी में। उसके बाद चौथी है अमृता विश्व विद्यापीठ। आप लोगों से जरूरी नहीं तो आप लोग 3 जरूर कर सकते हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, तीसरी है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये 3 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप 3 में है, ये पता होना चाहिए। और ये किसने जारी किया ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहले 3 यूनिवर्सिटी के नाम कौन से हैं या फिर में से कौन सी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दूसरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और तीसरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। यूपी का है तो यूपी के ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, कुशीनगर हवाई अड्डा है ये। और ये अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, पूरी सीरीज से पूछ सकता है, स्टेटमेंट भी बना के पूछ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। ये कौन सी रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है, इसका पता होना चाहिए। ये कि किसकी रिपोर्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। दिसंबर 2019 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि ये जो रिपोर्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी किसके अंतर्गत दी गई थी, यानी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। अब इसके पता होना चाहिए कि कितने इसमें पार्ट बनते हैं, कितना ग्रीन कवर है, कितने हमारे यहाँ पे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वनों स्थिति के संबंधित राज्यवार यानी कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में बताइए। आप लोग एग्जाम देते होंगे तो ये ज़रूर पूछा हो गया। अब तो पहले इससे पहले वाली रिपोर्ट पूछी जाती थी, लेकिन अब इससे वाली रिपोर्ट से बारे में पूछा जाएगा 2019 की रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे सर्वाधिक वनावरण वाला कौन सा है, मिजोरम है। एक बार इसकी मिजोरम की परसेंटेज भी पूछी हुई थी, तो 85 इसकी परसेंटेज है, 85.41। सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं। यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि थोड़ा सा अगर आप लोग सोचोगे कि सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं टॉप 5 में, तो ये सबसे पहला कौन है, मिजोरम है। उसके बाद कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद मेघालय है। उसके बाद मणि है। उसके बाद नागा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वनावरण कौन है। आजकल क्या करता है कि पहले वाला जो टॉप स्टेट होता है उसको हटा देता है और दूसरे वाला पूछ लेता है। दूसरे वाले से सीरीज पूछेगा कि इनमें से पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। तो इसमें पता होना चाहिए कि पहले मिज़ोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। ये टॉप 5 के स्टेट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद ये क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल तो आप लोगों को पता ही होगा, हमेशा MP का ही आता है। इससे पहले में भी MP था और ये भी MP है। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है और क्षेत्रफल में भी दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। अब आप लोग पता होना चाहिए प्रतिशत में पहले कौन था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। क्षेत्रफल में कौन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगर यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछेगा कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले शीर्ष कौन है सबसे ज़्यादा। अगर इस बार की रिपोर्ट में पता किया गया तो ये देखिए कि वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस स्टेट ने की। ये भी साउथ के, ये भी साउथ के, ये भी साउथ के। ये आप लोग इन्हें याद ना करें, लेकिन तीनों को साउथ एंड दक्षिण भारत के जो स्टेट है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले कौन है, कर्नाटक, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद केरल। अगर आप लोग पाँचों के पाँचों करना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये दोनों ही नॉर्थ के हैं यानी कि उत्तर भारत के हैं। अब आप लोग पहले हमने एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक आंकड़े प्रतिशत के आधार पर देखें तो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। उसके बाद अगर वन क्षेत्रफल की वृद्धि की बात करें तो कर्नाटक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक क्षेत्र राज्य ने वृद्धि की है वन में। उसके बाद कौन है, आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद केरल है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल है। अब यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ क्या है, देश में वनों और वृक्षों का टोटल क्षेत्रफल पूछेगा तो 24.56 है। अगर यहाँ पे पूछा जाने का कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत में वन है तो ये पूछेगा कि 24.56%। उसके बाद है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो ये कितना है, 21.67।
ये भी पता होना चाहिए टोटल कितना है 24.56, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाएगा तो 21.67 यानी कि 21.67%। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल पर वृक्षावरण। अभी तक हमने क्या था, वनावरण पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या है, वृक्षावरण। इन चीज़ों को भी अब अलग अलग स्टेटमेंट करके पूछा जाते हैं। यहाँ पे टोटल पूछे या ना पूछे, लेकिन इसके बारे में ज़रूर पूछेगा कि वनावरण कितना है, 21.67 है। और अगर वृक्षारोपण पूछेगा, आप लोग से पूछ लिया कि वृक्षारोपण क्या, और उसमें 24.56 वाला भी हुआ, टोटल भी हुआ और वनावरण तीनों ही देगा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसलिए पता होना चाहिए कि अगर वनावरण पूछेगा तो 21.67% है, और अगर वृक्षारोपण पूछेगा तो क्या है, 2.89% है। और अभी अगर दोनों की ही वृद्धि पूछेगा तो 0.65% अभी वृद्धि हुई है यहाँ पे। रिपोर्ट मत भूलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ये। एक बार नहीं, इसका एक बार फिर रिवीजन करा देंगे, कल भी करा देंगे, लेकिन इसको ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो अपने नोट ज़रूर बना के रखिएगा। उसके बाद ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष स्थान पे है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया के द्वारा हाल ही में एक सूची तैयार की गई, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की रियल एस्टेटमेंट गतिविधि के बारे में पता किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊर्जावान शहरों की सूची में पहले स्थान पे यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान किसने प्राप्त किया, तो हैदराबाद ने किया। दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर है ये, भारत का नहीं, दुनिया के बारे में बात की रही है। और दूसरे स्थान पे कौन है भारत का, बेंगलुरु शहर है, तो ये पता होना चाहिए। और यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया के 130 देशों की सूची में जहाँ हैदराबाद और बेंगलुरु पहले और दूसरे स्थान पे, वहीं पुणे 12 यानी कि पुणे 12वें स्थान पे, कोलकाता 16वें स्थान पे, मुंबई 20वें स्थान पे है। यहाँ से पुणे के बारे में भी पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए कि पहले पे कौन है, हैदराबाद, दूसरे पे कौन है, बेंगलुरु, और फिर उसके बाद पुणे के बारे में पूछेगा तो 12वें स्थान पे है। उसके बाद ये आज का हमारा लास्ट है, वायुकोम सत्याग्रह हुआ था, अभी नहीं हुआ था, बहुत टाइम हो चुका है। आप लोग हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा कि वायुकोम सत्याग्रह हुआ था, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। संग्रहालय बनाया गया है यहाँ पे केरल के कोट्टायम में। ये कहाँ पे संग्रहालय बनाया गया, केरल के कोट्टायम में ऐसे संग्रहालय बनाया गया। और ये सत्याग्रह कब हुआ था, वर्ष 1924-25 के बीच में हुआ था। अस्पृश्यता के विरुद्ध चलाया गया था। ये पता होना चाहिए आपको कि किसके विरुद्ध था, अस्पृश्यता, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो आप लोग से ज़रूर पूछ सकता है ये कि वायुकोम सत्याग्रह, या फिर ये जो वायुकोम सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था, 1924-26 में हुआ था। और ये किसके विरुद्ध चलाया गया था, अस्पृश्यता के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या गांधी जी ने इसमें साथ दिया था, गांधी जी ने भी यहाँ पे पहुँचे थे वो। और ये वायुकोम कहाँ है, केरल के कोट्टायम में, और इसके लिए यहाँ पे एक मेमोरियम संग्रहालय बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है, तो ये आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस सीरीज़ में हम सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं करंट वाली में जो आप लोग से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे पढ़िएगा भी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई नया स्टूडेंट नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, CTET की भी कर रहा है, टीचिंग की भी कर रहा है साथ साथ में, तो वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग की काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन अपने जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, पेपर का सॉल्व करना मत भूलिएगा। जब इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, हम आप लोग को सारी बता देंगे कि किस तरीके से पहले पेपर में आप लोग को सब्जेक्ट यानी कि अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है, दूसरे में कैसी करनी है, कौन सी आप लोगों की लैंग्वेज है, तो आप लोग को उसके आधार पे आपका एग्ज़ाम करना है, और किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम करना है ये भी हम आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। लेकिन इसको लाइक करना मत भूलिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा।